एक बार जरा ताजा तस्वीरें दिखाऊंगी के शर्मा जी बयान जाने, क्योंकि डीजीपी सर हमारे साथ हैं। डीजीपी सर जरा एक खबर सुन लीजिए। एक जवाब दे दूं। अच्छा शर्मा जी बोलिए, जवाब दीजिए, छोटा जवाब। हाँ दीजिए, छोटा जवाब दे दूं फिर आप बोलिए बोलिए। मैं छोटा सा जवाब देता हूं। पहली बात, आपने राम नरेश, आपने मुख्य सरकार की बात की उस दौर की, ठीक है। देखिए उस समय राम नरेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के थे, वो वहां के मुख्यमंत्री थे। जनता दल की सरकार थी। जनता दल उस समय पूरे भारत में कांग्रेस को छोड़ के बाकी सब दल एक साथ थे। इमरजेंसी के पीरियड की बात है ये, ठीक है। इसके बाद ये राम नरेश यादव कांग्रेस में गए। नंबर 1 तो इसको क्लियर। आप कहाँ थे उस समय? दूसरी बात, इन्होंने कहा उस समय आप कहाँ थे, आपकी पार्टी कहाँ थी, तो बता दीजिए। माननीय योगी जी ने सदन के अंदर बहराइच में जो ये विधायक की बात कर रहे हैं, उस संदर्भ में सदन के अंदर उन्होंने, योगी जी ने बयान दिया। आप जानती हैं सुचेता जी, सदन के अंदर, अरे सदन के अंदर तो गृह मंत्री बाबा साहब को गाली देना शुरू कर दिए हैं। अब सदन का दुहाई क्यों दे रहे हैं, मुझे बताइए। धर्मेंद्र जी, देखिए ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे बीजेपी हो या आप हो, जो लोग स्टूडियो में होते हैं ना, थोड़ा एडवांटेज तीसरी बात क्लियर कर दूं। हाँ तो नहीं, वो सरकार वाला सवाल कांग्रेस ने उठाया है, तो उस पर वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। हाँ मैं वो भी दे दें। अब मैं दंगे की बात कर रहा हूँ। अभी इन्होंने कहा भाजपा के लोगों ने करा है। दंगा किसके बीच हुआ है वहां पर? आपके पास तो आपके विधायक ने कहा, शर्मा जी आप अपने विधायक की बात मानते नहीं मानते हैं, समाजवादी की मत मानिए, अपने विधायक की मानोगे क्या? अच्छा ठीक है, मुंह में मिर्ची डाल के आए हो क्या कि जबान नहीं रुक रही है? अच्छा, अब जहर का इंजेक्शन लगवा के आए हैं क्या? जहर का इंजेक्शन लगवा के आए हैं क्या? आप लोगों ने भी जहर का इंजेक्शन लगवाए हैं, पूरे समाज में जहर घोलेंगे, ये बवासीर जहर की पुड़िया। अच्छा ठीक है, अब एक मिनट रुकिए, मैं एक बार मैं जरा बाकी मेहमानों पर भी जाऊंगी, लेकिन बड़ी खबर बता रही हूँ। आ रही हूँ शर्मा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास भी आ रही हूँ। धर्मेंद्र जी के पास जाऊंगी, एक मिनट रुक जाइए। संभल में एफएसएल टीम ने जो हिंसा वाली जगह है उसका जायजा लिया है। चला दीजिए। जामा मस्जिद के पास हिंसा वाली जगह का मुआयना किया है। आगरा से संभल पहुंची थी एफएसएल की टीम और पुलिस ने घटनास्थल पर सीन को रिक्रिएट किया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अब इस रिक्रिएशन से जुड़ी बड़ी बात क्या है? रिक्रिएशन से जुड़ी बात है वो चिट्ठी जो कि पुलिस को हाथ लगी है, और ये तकरीबन 40 चिट्ठियां हैं जो पुलिस को लिखी गई हैं। वो चिट्ठी मेरे हाथ में भी है। ऐसी चिट्ठियां पुलिस को मिली हैं, जरा दिखाइए। ये एफएसएल की टीम है। एफएसएल की टीम देखिए वहां पहुंची है और वो रिक्रिएट कर रही है। डीजीपी सर, ये चिट्ठियां जो मेरे हाथ में है, इसमें जो लिखा गया है, दानिश साहब आप भी जरा सुनिएगा। इसमें लिखा गया है कि हम ऐसे जगह से आते हैं जहां जो मुस्लिम बहुल है, इसलिए हम खुलकर नहीं बोल सकते। गुमनाम चिट्ठियां हैं। इसमें कहा गया है कि 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान यहां पर मतलब गाड़ी भरकर लोग गए थे यहां से, रात को तकरीबन 3 बजे यहां से निकले और फिर 20 से 25 साल के ये लड़के थे और यही यहां से वो हिंसा के बाद रात को वापस आए हैं। तो इसकी जरा जांच होनी चाहिए, क्योंकि हापुड़ और आसपास के इलाकों से हिंसा भड़काने के लिए ही लोग गए। इसको लेकर जो ग्राफिक है वो भी स्क्रीन पर चलाइए अब चेतन, क्योंकि मैं डीजीपी सर से इसी के बारे में पूछना चाह रही हूं। डीजीपी सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक इस जांच में खुलासा नहीं हो पाया है कि उस दंगे को भड़काने के पीछे चेहरा कौन सा था। जियाउर रहमान बर्ग पर एफआईआर जरूर हुई है, लेकिन क्या इन दंगाइयों का भी सियासी कनेक्शन है? क्या ये ट्रक भर भर कर संभल में हिंसा के लिए आए? इस जांच से, क्योंकि पुलिस अब इसकी जांच कर रही है इन चिट्ठियों की। डीजीपी सर। सुचरिता जी, आप ही के चैनल पे मैंने ये कहा था कि जब हिंसा हुई थी तो दंगाई जॉगिंग शूज पहन के आए थे, ट्रैक पैंट्स पहन करके आए थे और जेबों में पत्थर भरे हुए थे। जाहिर से कि वो तैयारी से आए थे दंगा करने के लिए, हिंसा करने के लिए, वरना कोई ऐसे इस तरीके से 50, 60, 100 लोग जॉगिंग शूज, ट्रैक पैंट्स पहन करके और मिसाइल्स लेकर के नहीं आते हैं। हाँ। और ये जो आपके पास लेटर है, लई पुत्र अनस, ऐसा होता है कि सनसनीखेज मामलों में लोग अक्सर मुफीद जानकारी पुलिस को देते हैं जिससे कि उनके ऊपर आंच ना आए, जो असली मुलजिम है वो दस्तयाब हो जाए, गिरफ्तार हो जाए। मेरा परामर्श होगा कि पुलिस इसको गंभीरता पूर्वक लेकर के जो भी इसमें सूचना दी है, बड़ी महत्वपूर्ण सनसनीखेज सूचना है, और उसकी बुनियाद के ऊपर विवेचना को आगे बढ़ाएं। और ये देखें कि आपने खुद बताया कि इसके ऊपर 151 का केस पहले चल चुका है, यानी पहले भी ये अपराधी रहा होगा। कभी इसके ऊपर धारा 151 तत्कालीन सीआरपीसी का इसके ऊपर केस चला है, और वर्तमान में भी अगर ये मूवमेंट बताया है कि हापुड़ से ट्रक में बैठ करके लड़कों को लाया गया था, तो इसके बारे में पता लगाना कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारे कुशल विवेचक सुचरिता जी इसकी तह में जाकर के पूरी तरीके से पता लगा लेंगे कि आखिर किसने किसको बैठाया, कितने पैसे दिए, क्या मोटिवेशन था और किस तरीके से किया है। और जो एफएसएल की टीम आगरा से आई है वो यही देखेगी कि ट्रैजेक्टरी क्या थी, पत्थर चलाने की ट्रैजेक्टरी क्या थी, गोली चलाने की,
ट्रेजेक्टरी थी कि कैसे गोली आर पार हुई, और उन कारतूसों की जिसकी चर्चा भी आपके चैनल पर कर चुके थे। और एक विद्वान प्रवक्ता ने कहा कि आपको बड़ी अच्छी जानकारी है। अब जानकारी अगर हमें नहीं होगी तो और किसको होगी? हम पुलिस वालों को अगर जानकारी कारतूस हथियार की नहीं होगी तो क्या बागवानी करने वालों को होगी? जिसका जो काम है वो तो करेगा ही, वरना अंडरवर्ल्ड और दंगाई की जानकारी कौन करेगा? ये पुलिस का काम है कि आंख में हाथ डाल करके जो सच्चाई है निकाल करके ले आए। आपत्ति तो बहुत होगी, आपको पीड़ा बहुत होगी, क्योंकि दिखाई ये पड़ रहा है कि आप दंगाइयों के साथ खड़े हैं और कोई दंगाई की गर्दन तक पहुंच जाएगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी। इसलिए सबको चाहिए जिन्होंने दंगा किया है उनकी तह तक जाएं, उनको सजा दिलवाएं। देखिए, मैं आपकी बात से ही इसको आगे बढ़ा रही हूं। दानिश जी, मुझे जरा ये बताइए कि अगर एक कोर्ट ऑर्डर्ड सर्वे है, अब उस सर्वे के बाद जिस तरह से धरती फाड़ सबूत मिल रहे हैं, उसके बाद ये बार बार पूछा जा रहा है कि संभल में क्या छुपाने की कोशिश हो रही थी, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन ये जो चिट्ठियां हैं, अगर सर्वे कोर्ट ऑर्डर के द्वारा किया जा रहा था और कोई ये साजिश कर रहा था कि दंगाई ट्रक भरकर आए, वहां हिंसा कराएं और रात को चले जाए, अगर ये सच है जो चिट्ठी मेरे हाथ में है, तो क्या ये संविधान के विरोधी नहीं है? एक सर्वे जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसको आप उसके खिलाफ आप हिंसा कर रहे थे, क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं? क्योंकि संविधान की दुहाई आप हर चीज में देते हैं। दानिश जी, देखिए, सबसे पहली बात मैं एक बात कहूं, सुचारिता जी, ये पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब जो बात कह रहे हैं वो बात एक अंश तक सही भी है। और जहां तक मैंने देखा है, हमने तो गुजरात में बहुत दंगे देखे हैं और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बहुत सारे दंगे हमने देखे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और हमने 2002 के दंगे भी देखे हैं। 2002 के दंगों में इसी तरह की गुमनाम चिट्ठियां आती थी, तो जिनकी रंजिशें हैं वो इस तरीके के लोग उसमें अच्छे और बुरे होते हैं। कई बार उसमें जेन्युइन लोग भी होते हैं जो लोग इस तरीके की गतिविधि में लिप्त पाए भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा टास्क है और उसके अंदर में से चीजें निकल के आएंगी, उसके बाद ही कुछ कहना मुनासिब है। महज किसी ने चिट्ठी लिख दी, किसका क्या आशय है, क्या इंटेंशन है, जब तक इंटेंशन क्लियर होके नहीं आएगा तब तक पता चलेगा। मैं समझता हूं वहां तक आज तक जो डीजीपी साहब तो मतलब डीजीपी रह चुके हैं, बहुत ज्यादा अनुभव है, लेकिन थोड़ा या बहुत जो चीजें, जो जानकारी हम लोगों ने यहाँ पर देखी है, 2002 में आप देखें तो व्यापारियों पर भी आरोप लगाए गए थे उस वक्त के जो मुस्लिम व्यापारी थे कि इन्होंने ये किया और इन्होंने वहां मदद की। तो ये सारी चीजें रहेंगी। सवाल आके ये खड़ा है कि हम जो सेकंड स्टेज का सवाल लोगों से पूछते हैं या विपक्ष से पूछते हैं कि विपक्ष यहाँ क्या कर रहा था और वो वहां क्या कर रहा था, सबसे पहला सवाल जिससे बनना चाहिए, हर बार वही छोड़ दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि आपने तो ये कहा था कि दंगाई या तो प्रदेश छोड़ दे या तो जेल चला जाए, अब ऐसा तो नहीं हुआ, तो फिर उसका क्या हुआ जो योगी जी रोज सुबह सदन में ये चिल्ला के और पुकार के कहते हैं कि या तो दंगाई ऊपर जाएगा या जेल में जाएगा, उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा। अब अगर उत्तर प्रदेश में इतनी 10 सेकंड इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े लोग इतनी सारी तादाद में ट्रकों में भर के जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि योगी सरकार बिल्कुल पैबस्त और नाकाम रही है और इस्तीफा दे देना चाहिए योगी जी को। ठीक है, अब आपका सवाल